अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हुज़मा खान रूमी। नाज़रीन, अमेरिका में आज सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और वोटिंग का आगाज़ हो चुका है। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं अमेरिका में, जिसके बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज़ और पोलिंग का इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। इस वक्त रियासत वर्मोंट में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो और वेस्ट वर्जीनिया में भी वोटिंग का आगाज़ हो गया है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। न्यू हैम्पशायर और कनेक्टिकट में भी वोटिंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। नॉर्थ कैरोलिना जो है उसका शुमार उन 7 रियासतों में किया जाता है जिसको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, और जिनका वोट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है, जो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन वोट कंसीडर किया जाता है और किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज इस इलेक्शन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं मियां सैफुर रहमान साहब। स्काइप लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट आसिफ अली भट्टी साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में ही यूएस इलेक्शन कवर कर रही हैं हमारी एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी हैं फ़ायज़ा बुखारी। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहूँगी। मियां सैफुर रहमान साहब, सबसे पहले तो आज वोटिंग का आगाज़ हो गया है और इस दिन का बड़ा बेचैनी से, बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा था। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, इसी तरह जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पर होती हैं। तो इस वक्त किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, कमला का या डोनाल्ड ट्रंप का? अभी तक तो जितने भी लेटेस्ट पोल्स वगैरह आए हैं या जितनी भी ये सारी डेटा आया है उसमें तो तकरीबन सिर्फ 24 कोई पॉइंट्स का फर्क है जो कैमला लीड कर रही हैं, और यानी कि तकरीबन और इसमें हाँ जी नेक टू नेक है, जिसकी वजह से वो कहा जा रहा है कि अगर ये कोई टाई वोट आ जाता है कल को तो फिर उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपना फिर वो उसका फैसला करता है फाइनली। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ज्यादा जो प्रोजेक्शन या फोरकास्ट है वो रिपब्लिकन मेजोरिटी का है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन ये देखे ना, असल कमाल तो वहां ये है कि अब वो एक जाहिर है एक 200 साल का एक पूरा सफर है उनका जमहूरी, तो जिसमें से वो इवॉल्व हो के मुल्क आज एक ऐसी जगह पे पहुंचा है कि आप कितारें भी देखते हैं वहां पे स्वाय चंद एक साल ऐसे आए ट्रंप के दौर में या कुछ ऐसा कोई वायलेंस हुई, लेकिन वहां पे एक इज्तिमाई तौर पे पुरअमन सूरत हाल रहती है। और इसीलिए ट्रंप को जो है वो बड़ा एक अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है और गैर रिवायती सियासतदान भी कहा जाता है, जैसे हमारे इमरान खान साहब को कहा जाता है। जी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर रिवायती हैं, जज्बाती हैं, और कुछ लोग तो आज बल्कि तबसरा भी वहां से अमेरिका में कर रहे थे कि जी वो लोगों को उन्होंने गाली गलौज भी सिखा दी, वो तो ये भी सिखा दी। तो गाली गलौज से ये मुराद है कि लोगों को आपस में घरों में लड़ा दिया, तो वो कैफियत कुछ और ममालिक में भी कहते हैं देखने में आ रही है। और फिर इजहार राय की आजादी में को इस नाम पर के गालम गलोच को जो है वो प्रमोट किया गया। लेकिन ये देखिए कमाल उस सोसाइटी का ये है, जैसे अभी आप नॉर्थ कैरोलिना का मैं विजिट किया, वहां मैं रह भी चुका हूँ नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ कुछ मैंने कंजर्वेटिव लोग भी बड़े देखे और वहाँ पे बड़े चर्चेज मैंने देखे, कुछ उनके बड़े खुले खुले कंपाउंड्स और बड़े बड़े घर भी इस तरह के, जैसे कि बड़े ट्रेडिशनल किस्म के होते हैं। अच्छा, इधर फिर आप आ जाए न्यूयॉर्क वगैरह में, इधर कोई और किस्म की कम्युनिटी बस रही है। फिर आपके मैं मतलब एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है, मैं न्यूयॉर्क गया तो जिस जगह मैं ठहरा हुआ था तो मेरे सामने आर्मीनिया के लोग ठहरे थे। तो एक दिन रात को वो बर्थडे मना रहे, तो मैंने वैसे ही अचंभे का इजहार किया कि ये क्या। उन्होंने कहा जी ये वहाँ से अपने मुल्क से ये इनको भगाया गया, ये वहाँ से फ्यूजिटिव है, यानी वो कानून के नहीं कोई मुजरिम थे, उनके ऊपर कुछ जुल्म किया जा रहा था, उन्होंने असाइलम ले लिया। तो ये है कि इतनी डाइवर्सिटी में इतनी अब्जॉर्प्शन थी। हाल बता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप उस सोच को लेके लीड कर रहे हैं कि ये लोग अनएक्सेप्टेबल हैं, ये अब जो आ गए हैं दे आर पर्सोना नॉन ग्रेटा, हमें कबूल ही नहीं है, ये हमारे रिसोर्सेज भी खा रहे हैं, ये अमेरिका को गदला रहे हैं, आप कह सकते हैं कि अल्फाज अगर मैं अपने तौर पर इस्तेमाल करूँ कि जी कहाँ हम अमेरिकन हैं। और इसमें थोड़ा सा एक जैसे हमारे पड़ोस में बीजेपी टाइप एक सुप्रीमेसिस्ट टेंडेंसीज हैं, तो ट्रंप जो है वो सुप्रीमेसिस्ट टेंडेंसीज को कर रहे हैं कि फर्स्ट अमेरिका पहले है, और ये जो वाइट रेसिस्ट का एक तस्वर है वो फिर माजी का हमें कुछ स्लेवरी का दौर याद आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तक बाकायदा अफ्रीकन अमेरिकन को जो बाद में एक्सेप्ट किया गया उन्हें हाफ सिटीजन तक नहीं मानने को तैयार होते थे।
वो कहते थे ये तो सिटीजन ही नहीं है, इवन दे आर नॉट इवन। इनका बड़ा एक इनफेमस केस हुआ था, ड्रेड स्कॉट केस। तो वो एक इसी तरह नीग्रो थे जिन्हें बाद में अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया। तो उनको उनको राइट नहीं उनको दिया गया था, उनकी बात सुनी नहीं गई थी। और आप हैरान होंगे कि 9 में से 5 जजेस, मेजॉरिटी वोट जो था उस अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट था। और ज्यादा वजह क्या थी कि जो चीफ जस्टिस थे रॉजर तेनी, वो स्टेट स्लेव स्टेट के थे, वो मेरीलैंड के थे, और बाकी भी तकरीबन जो बाकी थे। तो उस वक्त वहां पे ये था। लेकिन अब इवॉल्व हो गए अमेरिका का जस्टिस सिस्टम, सोशल जस्टिस भी। तो अब लेकिन वहां पे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि वो थोड़ा डिक्लाइन पे, जिसे जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा, वो यही डिक्लाइन है कि अब उसमें ये मिलावट पड़ रही है कि जहां वो वापस उसकी तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हाँ वो आप ये कह सकते की हैं तरफ, वाइट सुप्रीमेसी की तरफ। सुप्रीमेसिस्ट, और ट्रंप ने जो है ये ट्रंप बड़ा ने लीड किया, अहम स्पीयर हेड फैक्टर, किया हाँ, उसको। इसमें क्योंकि अदरवाइज अदा किया। अमेरिका की तो खूबसूरती यही थी कि हर कल्चर का, हर मजहब का, हर कौम का बंदा जाके, मेरे आप लोग कुछ वहाँ अजीज हैं जो दो पाकिस्तान के हिसाब से मिलियनर है, वहां तो वो मिलियनर है, डॉलर और रुपये की पैरिटी। तो एक दिन मुझे कहने लगे, देखो भाई मैं ये मर्सिडीज में फिर रहा हूँ तो ये लोग मुझे हसद से देखते हैं, अमेरिकन। तो मैंने कहा भाई ये इस सोसाइटी का भी तो कमाल है ना, वो हालांकि पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा वहाँ होते तो ज़्यादा आप मेरी तरह कल्टस में फिर रहे होते। तो ये, लेकिन ये है कि अब हाउ डज ही मैनेज इट, मैक्सिको पे वॉल बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि उसकी सोसाइटी का जो ओवरऑल कल्चर है, जो अभी इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, वो थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, रिकंसाइल नहीं करती। ठीक। लेकिन अब सोसाइटीज का अगर डिक्लाइन आना है, जो कुदरत का भी एक कहते हैं, फितरत का भी एक असूल है कि कोई भी आप बड़ी बड़ी कोई एम्पायर्स देख लें, बड़े बड़े, फितरत का उसूल होता है लेकिन उसमें बहुत सारी इंसानी गलतियां, कोताहियां इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल वो इंस्ट्रूमेंटल हो जाती हैं चीजें। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सोसाइटी में चूंकि अभी ओवरऑल जो एक उसका डोमिनेटिंग एक एलिमेंट है वो एब्जॉर्प्शन का ही है, अडेप्टेबिलिटी का है, म्यूचुअल टॉलरेंस का है। हाँ, अलबत्ता ये एक जो क्राइसिस आ गया है जो पैलेस्टाइन का जो है, जिसमें उनके ऊपर तकरीबन अब कोई भी, मेरा ख्याल है कोई भी उनकी पार्टी बड़ी, हालांकि बाई पार्टीजन सिस्टम है, रिपब्लिकन्स का भी हम समझते हैं कि लोग कहते हैं कि जी इसराइल के साथ हैं, ज़ायनिस्ट जो है। इसराइल और पैलेस्टाइन वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट इस इलेक्शन में हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, क्या अमेरिका जो है वो इतना पॉलिटिकली मैच्योर है कि एक ब्राउन औरत को सदर मुंतखब करके व्हाइट हाउस में पहुंचाए? भट्टी साहब हमारे साथ हैं? बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, क्या अमेरिका इस वक्त पॉलिटिकली इतना मैच्योर हो चुका है कि एक जो ब्राउन खातून है उसको सदर मुंतखब करे और उसे व्हाइट हाउस में पहुंचाए? देखिए उसमें ये कोई अमेरिकन कल्चर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक रियल फिनोमेना के तौर पे है कि जब भी किसी खातून जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं एज अ प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पे उसको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसको ऊपर आने के लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है, डबल एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन आप देखें कि अमेरिका जैसी टॉलरेंट सोसाइटी, जिसका अभी आप जिक्र भी करें, मियां साहब ने इसका एक व्यू भी दिया कि ये एक ऐसी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है जहाँ पे दुनिया की तमाम अक़वाम, तमाम दुनिया से आई हुई ख़वातीन या मर्द जो है वो रहते हैं। इसका खूबसूरती यही है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और हर एक शख्स को मौका मिलता है कि वो तरक्की करे और अपना काम करे और अपनी जगह बनाए। तो वहाँ पे आपने इससे पहले भी एक मुकाबला मैंने कवर किया हुआ यहाँ पे 2016 के इलेक्शंस का, जब हिलरी क्लिंटन इन्हीं साहब के डोनाल्ड ट्रंप के सामने मद्दे मुकाबले थी पॉलिटिकली, और वो वज़ीर ख़ारजा भी रही, जाहिर सी बात है एक यूनिवर्सिटी के लिए, और उनके पास एक्सपीरियंस भी था। लेकिन जो जिस तरह की वर्डिंग और जिस तरह का रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का आगाज ट्रंप ने किया है, उसमें उनको कई जगहों पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इवन उनकी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी उस वक्त भी उन्हें काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई। यहाँ पे किसी खातून को एक्सेप्ट करना डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तारीख रकम होगी अमेरिकी सियासत के अंदर, अमेरिकी माशरे के अंदर, अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, कि एक खातून जो जिनका अपना ताल्लुक अमेरिका से बाद में बना है, डेफिनेटली वो अमेरिका में पैदा हुई है और अमेरिकन कहलाती है अपने आप को। उनकी वालदा इंडिया से हैं और जो उनके फादर हैं वो अफ्रीकन हैं।
तो ये तनकीद ट्रंप की तरफ से भी की गई थी। आपको पता है कि बड़ा उन्होंने नस्ल परस्ताना किस्म का जुमला उनके बारे में कहा था। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उनकी कबूलियत होगी, और अगर जिस तरह के अभी मैं आपके साथ कुछ देर में शेयर करूंगा कुछ ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार हैं हमें मिले हैं, वो कि किस तरह से वो इस वक्त भी 2 पॉइंट्स अहेड हैं मिस्टर ट्रंप से। तो ये कैमला हैरिस की अपनी कामयाबी नहीं बल्कि बहुत सारी खवातीन की कामयाबी है। और उन्होंने जो कंपेन की है उसके अंदर भी आपको पता है कि मैंने आपके प्रोग्राम में बारहा जिक्र किया कि दो बुनियादी फैक्टर्स पर इस वक्त सियासत चल रही है, सियासत पे बात हो रही है अमेरिका के अंदर इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। दो पहलू ये हैं कि एक इंटरनेशनल पहलू है जिसमें वॉर की बातें हो रही हैं, दुनिया के बारे में जो सिचुएशन चल रही है उन पे, चाइना है, इसराइल है, रशिया है, यूक्रेन वॉर है। और दूसरा एलिमेंट जो है वो यहाँ की लोकल इश्यूज के हवाले से है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मीशत है, दूसरे नंबर पर इमिग्रेशन है, तीसरे नंबर पर इस्तेकात हमल है। ये माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर जो इस्तेकात हमल का मामला है उसके ऊपर खासतौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें तीन स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत खुल के डिबेट हुई है, और अब ये सारा दारोमदार उस पर चला गया। इवन पेंसिल्वेनिया में खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में वोट किया है, जो कि हमारी मालूमात इलेक्शन कमीशन से मिली है। और ये बात सामने आ रही है कि खवातीन ने जो कैमला हैरिस का स्टैंस है कि ये एक खातून की अपनी मर्जी है कि वो चाहती है इस्तेकात हमल या नहीं, और इसको गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए जैसे ट्रंप ने किया था अपने दौर में। तो ये उनकी ऐसी कामयाबी मैं ये समझ रहा हूँ। मेरे ख्याल में अबॉर्शन का भी बता दें, मेरे को शायद अबॉर्शन का भी था ना जी। जी 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 कैमला हैरिस की मैं उसे अबॉर्शन की बात कर रहा हूँ कि वो खवातीन जो कि इस माशरे में बड़ा फाल किरदार अदा करती हैं, और कोई खातून घर पे नहीं बैठती है, ये बड़ा यहाँ पे एक बड़ा मस्बत पहलू है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है, और हमारे यहाँ जैसे वाक़यात होते हैं ऐसे यहाँ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं खवातीन के खिलाफ क्राइम के, तो उसमें ये एक प्लस पॉइंट उन्होंने दिया था कि ये खातून चाहे तो उसके ऊपर मुकदमा कर सकती है। उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, बड़ी तवील उसके ऊपर जो है वो उनकी एक पॉलिसी है डेमोक्रेट्स की, जिसका इजहार कैमला हैरिस ने अपनी तारीफ में किया। तो मैं ये समझता हूँ कि खवातीन ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है, और उनके हक में वोट अब डेफिनेटली जो हमारे पास आदाद शुमार है हम उनकी बुनियाद पे कह रहे हैं, हम आज के दिन को शामिल किए बगैर कह रहे हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि इस दिन में लोगों का माइंडसेट कैसे काम करता है, वो क्या सोच के आते हैं, कैसे किससे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, और आखिरी दिन है आज इलेक्शन का। तो आज जिसको वो वोट करेंगे डेफिनेटली वही प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस है, और उसमें भी 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है या पेंसिल्वेनिया है। ये 3 स्विंग स्टेट्स को भी हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। भट्टी साहब हमारे साथ इस वक्त फ़ायज़ा मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से, और इस वक्त जो है वो यूएस इलेक्शन भी कवर कर रही हैं। फ़ायज़ा, पहले तो ये कि कैसी हैं आप, और इस वक्त आप अमेरिका में यूएस इलेक्शन कवर कर रही हैं, क्या देख रही हैं, माहौल क्या देख रही हैं, और सपोर्ट किसकी ज़्यादा देख रही हैं, कौन जीतेगा? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। तो अभी जो आप आई विटनेस हैं इस सारे सिचुएशन का, तो आप क्या देख रही हैं कि किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा, प्रोग्राम में आने का मौका दिया आपने। एंड सेकेंडली जो आप अमेरिकन इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, नो डाउट मियां सैफ साहब बैठे हैं जो कि हमारे सीनियर हैं, और जैसे उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, मैं उस बात से कुछ चीज़ों पे एग्री करती हूँ। बिकॉज अमेरिका जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा इसके डायनामिक्स को, क्योंकि ये अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है। वी आर कंसिडरिंग कि शायद अमेरिकन इलेक्शन जब होगा तो उसका इम्पैक्ट हब पे क्या आएगा। इससे पहले आपने ये देखना है कि अमेरिका के अंदर इस जो फिजा चल रही है उसमें इस दफा का इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट है, सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। इससे पहले जब हम देखा करते थे अमेरिकन इलेक्शन होते थे, एक रूटीन के मुताबिक होते थे, लोग रूटीन के मुताबिक आते थे और उसमें अपना वोट कास्ट करके चले जाते थे, जिन्होंने वोट वैसे ही भेजने होते थे डाक के जरिए या फैक्स के जरिए, तो वो वोट्स आ जाया करते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और जो इस तरफ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आमने सामने है, ये नेक टू नेक सिचुएशन है, और इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो इन्वॉल्व हुआ है वो है गजा का। गजा और फलस्तीन की जो सिचुएशन है उसने इंटायरली पूरी दुनिया की पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। जियोपॉलिटिकली चेंजिंग्स बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी हुई हैं, और इसका एक मुजाहिरा हम बरतानिया के इलेक्शन में देख चुके हैं। एक ऐसी पार्टी का इलेक्शन जीतकर सामने आना कि जिसके बारे में ये कंसिडर ही नहीं किया जा रहा था कि शायद ये पार्टी जीत सकती है।
मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स रैलीज को कवर किया, स्टूडेंट से बात करके देखी। यहाँ पर लोगों के दिल में नफरत पाई जा रही है कि हम क्यों जंग की तरफ जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया में जंग की जाए। मैं यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे, सदर थे, उनसे मिली, जिसमें खालिद अवान भी थे, जावेद अख्तर भी थे। इसी तरह से कश्मीर यूनियन के कुछ रहनुमाओं से मैं मिली। फिर मैं यहाँ पर कॉन्सुलेट गई, यहाँ पे मेरी पाकिस्तानी एम्बेसडर से मुलाकात हुई कि वो यहाँ पर क्या रुझान रखते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे मुकीम है, आया वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं या वो किसको देख रहे हैं। इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा चल रहा है अमेरिका के अंदर, और ट्रम्प का पहला नारा ही यही है कि वो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। दूसरा, वो एग्रेसिव मूड की पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा नारा ये भी है कि वो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस वक्त 10 लाख के करीब ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल रह रहे हैं। एंड उनका सबसे बड़ा स्लोगन ही यही है कि वो व्हाइट अमेरिकन की बात करते हैं। वो चाहते यही है कि वो व्हाइट अमेरिकन जिनके बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए थे, जो उनको लगता है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स ने ले लिए हैं, वो उनको वापस मिलने चाहिए। और ये वो स्लोगन लेकर सामने आ रहे हैं। और इस वक्त अगर जो बाइडेन की बात की जाए तो हमें नहीं भूलना चाहिए, जब यूनाइटेड नेशन में इस बात को हाईलाइट किया जा रहा था कि गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, तो वहां पे अमेरिका ने वीटो किया था। वहां पर इसी जो बाइडेन की हुकूमत ने जब वीटो किया था और नेतन्याहू के साथ देने की बात की थी, तो उसके बाद लोगों के अंदर इस चीज में बहुत गुस्सा पाया जा रहा है। उसमें एक तरफ पे रिपब्लिकन है, एक तरफ पे डेमोक्रेटिक है, तो यहीं पर एक ग्रीन पार्टी भी है। मैं ग्रीन पार्टी को लाजमी डिस्कस करना चाहूंगी, और सैफुर रहमान साहब इस बात से वाकिफ होंगे कि जब आपका वोट बैंक होता है, उसमें 0.1% भी अगर वो पार्टी वोट उठा लेती है, तो वो दोनों को कहीं ना कहीं डैमेज जरूर कर सकती है यहाँ पर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ओपिनियन ये है कि ना हम रिपब्लिकन की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज रिपब्लिकन जब भी आते हैं वो टैक्स में इजाफा कर देते हैं, वो एग्रेसिव मूड की सियासत करते हैं, वो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते हैं। और अमेरिका एक ऐसी रियासत है कि जहां पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स रहते हैं और वो अपने तरीके से इस रियासत के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। लेकिन जब दूसरी तरफ पे ये राय पाई जाती है कि वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक ना आए, क्योंकि डेमोक्रेटिक जब भी आते हैं तो दुनिया में जंग बंदी नहीं होती है, बल्कि जंग शुरू हो जाती है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाईलाइट की थी कि $1 ट्रिलियन का अमेरिका को नुकसान होता है और हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए फौजों का इनकलाब भी करवाया गया था। तो कुछ लोग ये हैं जो डेमोक्रेटिक की तरफ भी जाना नहीं चाह रहे, ना रिपब्लिकन की तरफ जाना चाह रहे हैं, बल्कि वो ग्रीन पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर पेंसिल्वेनिया की अगर बात की जाए तो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट्स भी हैं उस्मा इस दफा, कि हालात खराब हो सकते हैं, कशीदा हो सकते हैं। और आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, जब उन्होंने अपनी एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट दी थी, तो व्हाइट हाउस पे बकायदा व्हाइट अमेरिकन ने अटैक भी किया था। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और दोनों ही पार्टीज के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो उनके सपोर्टिव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर ये खतरा है कि लोग आमने सामने आ सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी मतलब अटैक किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। ठीक है मियां सैफ साहब, अवाम में जो भी सेंटिमेंट हो, लेकिन जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी जो है, अमेरिकन पार्लियामेंट कह लें, कांग्रेस की, और ये जो ओवरऑल पॉलिसी है ये बड़ी एक वाज़ेह है इसराइल के लिहाज से, इसराइल की तरफ हर रोज़ तकरीबन बयान आ जाते हैं कि अगर इसराइल पर कोई हमला करेगा तो हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो और लेकिन ब्रिटेन के जो डायमेंशंस है, वो कुछ डायनामिक्स जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन जो अमेरिका है उसको हमने ये भी देखा है कि वो हमेशा लोकल इश्यूज़ पर जो है वो इलेक्शन जीतता है, या लोकल फॉरेन पॉलिसी पे नहीं होते, फॉरेन पॉलिसी पे नहीं होता। तो इस वक्त ये इंटरनेशनल फैक्टर जो कि बड़ा अहम भी बना हुआ है और अवाम के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट भी मौजूद है, तो ये कितना अहम रोल प्ले कर सकता है इस इलेक्शन में? बिल्कुल, जो इंटरनेशनल फैक्टर है वो तो आप फैक्टर इन हो गया, यानी कि उसको आप किसी हद तक विश अवे नहीं कर सकते, ये नहीं आप कह सकते। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि पहले तो मैं 2-3 पॉइंट्स जो आप जिक्र कर रही थी ना अभी, वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो बल्कि फायजा और आसिफ अली भट्टी शायद एग्री करें, वो काफी बड़ी सस्ती वर्क फोर्स है अमेरिका के अंदर। जी बिल्कुल, जी ऐसा ही है ना जी। हाँ, तो वो तो बहुत सस्ती वर्क फोर्स है, जो मेरा हाल है कि उनको आधे से आधी यानी रेट पे उनको नर्क पे मुयस्सर है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ जगहों पे तो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ जगहों पे तो ऐसा हो रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, भट्टी साहब भी एग्री करेंगे कि वो जब उनको काम करवाने वाले को भी पता है कि ये इलीगल रह रहा है, तो वो बेचारा अपने बेसिक राइट के ऊपर अपनी सैलरी भी आपसे पूरी नहीं मांग सकता। जी 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 जी। तो ये वही मैं कहता हूँ कि वहां तो उनसे वो इस्तेफादा भी कर रहे हैं
यानी कि यहाँ पे एक डाइकोटमी भी आपको नजर आ रही है उनके कल्चर में, उनके एटीट्यूड में, ओवरऑल जो कंडक्ट है। सेकेंडली अभी ये जो प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, दो बहुत बड़े फोरकास्टर वहाँ, एक लिस्ट मैन है, एक वहाँ पे जो हिस्टोरियन है, प्रोफेसर हैं, एक नेट सिल्वर है। जो लिस्ट मैन है उन्होंने जो 10 प्रेडिक्शंस की थी तो उनमें से 9 उनकी सही हो गई थी, मार्च शायद 2016 वाली। तो वो आप कह रहे हैं कि इस वक्त भी जो उन्होंने एक बाकायदा एक मेथोडोलॉजी इवॉल्व की हुई है, उस मेथोडोलॉजी को अला उनके मद्दे मुकाबला नेट सिल्वर, वो कहते हैं उस मेथोडोलॉजी के रूह से तो ट्रंप जीतेंगे। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि जिनकी 9 प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं, जो उनके लिस्ट मैन है, प्रोफेसर हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कैमला हैरिस जीत रही हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर टाई भी हो जाता है कल को वोट का, तो उस सूरत में फिर रिपब्लिकन्स की चूंकि मेजॉरिटी फोरकास्ट है वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो फिर वो प्रिवेल करेगा। लेकिन बहरहाल ये नेक एंड नेक मुकाबला है। अब आपने क्या सवाल किया था बोला? मैंने कहा इंटरनेशनल फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फैक्टर बिल्कुल फायदा सही कह रही है। ये वहाँ अभी मैं समझता हूँ है ये नई चीज वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी आज तक हुआ था कि जी लोग अमेरिकन को क्या सहूलत देगी गवर्नमेंट, टैक्स का क्या इशू है, एंटी अबॉर्शन लॉज, ये सारे इश्यूज हैं। आपका जो वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनका बहुत बड़ा एक होल्ड है, उनका बड़ा स्वे है। इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा इस तरह मसला है। अच्छा, फिर यह कि जिस तरह हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी, इवन इंडियन कम्युनिटी, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है वहाँ, उनकी इकोनॉमी में उनका बड़ा एक शेयर है, एक बड़ा काम वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सारा फोकस होता है। हेल्थ केयर कैसे है, अगर जैसे अभी मेरा ख्याल है कैमला हैरिस ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं बिग फार्मा को हाथ डालूंगी कि जो यहाँ पे इंसुलिन जो है शायद कितनी बताइए जी फायदा 300 के पता नहीं डॉलर पे या $30 पे ले आऊंगी इंसुलिन को, या समथिंग जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं वहाँ। लेकिन अब यह है कि ये चीज वाकईतन ये ठीक है कि ताकतवर की हुकूमत है दुनिया में, लेकिन अब ये है कि ये बात डिस्कस जरूर हो रही है। ठीक, फलस्तीन जो है ये डिस्कस हो रहा है और वहाँ पे काफी अवेयरनेस पाई जा रही है, कंसर्न है बल्कि मैं कहूँगा। अब देखना ही होगा कि अवाम इस ये बेसिस पे वोट ट्रांसलेट देते होता हैं या है नहीं देते हैं। मेरा ख्याल है कि वोटर शायद वोटर टर्नआउट में शायद ये ट्रांसलेट ना हो, बल्कि ट्रांसलेट ना हो। यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है कि देखिए जब बात आती है यूक्रेन की, तो अमेरिका सपोर्ट करता हुआ नजर आता है यूक्रेन की, और ये कहता है कि रशिया ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। लेकिन जब यही अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि गजा में जिनोसाइड हो रहा है, तो वहां इनकी इंटायरली स्टेटमेंट ही डिफरेंट हो जाती है। मैंने कहा ना डाइकोटमी है वहां। एग्जैक्टली, जिससे यहाँ के लोकल लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतने बड़ी तादाद में जिनोसाइड हो रहा है, लोगों को खुराक नहीं मिल रही, बच्चों पे टैक्स किए जा रहे हैं, जिस तरह से गजा और फलस्तीन के लोगों के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, तो ये तो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। और उसने यहाँ की बिलखुसूस यूथ को बहुत ज्यादा इस चीज पे किया है, ट्रिगर कर दिया है। एग्जैक्टली, आप बिलीव नहीं कर सकती कि यहाँ की अगर आप यूथ से मिलेंगी, लोगों ने यहाँ पे बकायदा प्रोडक्ट्स के बाइकआउट किए हुए हैं। ठीक, भट्टी साहब, ये डोमेस्टिक इश्यूज और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल फैक्टर है, वो उसके अलावा एक और बड़ा अहम फैक्टर है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। कैमला हैरिस जो हैं उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, जबकि जो ट्रंप हैं उनका ताल्लुक बिजनेस क्लास से है और खासे रिच आदमी है। तो अमेरिका के मुस्तकबिल पर इन दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के क्या कोई असरात हो सकते हैं? देखिए, ये गुफ्तगू जिस तरह से हम कर रहे हैं, इसमें हम ये बात थोड़ा सा रियलिस्टिकली अगर देखें तो मुसलमानों की कितनी तादाद है यहाँ पर अमेरिका के अंदर और उनके कितने वोट्स हैं, ये हमें ज़रूर जहन में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम बात करें इलेक्शन की, हम सोसाइटी की अभी बात बाद में करेंगे। जिस तरह के रिएक्शंस हमारे सामने आए हैं, मैं भी कितने सालों से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को, और 3-4 इलेक्शंस कवर करने के बाद तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे जो बुनियादी इश्यूज हैं लोग उससे कंसर्न हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, या चाइना के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनकी तादाद लोगों की कम है। जबकि जो डायरेक्ट, जैसे कहते हैं, एक डायरेक्ट इफेक्टिव होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्टिव होते हैं। ये जो डायरेक्ट इफेक्टिव हैं उनका इस वक्त मेजर कंसर्न है और वही वोटर्स हैं। उसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक तो इकोनॉमी है, पिछले 3 वर्षों में 4 वर्षों में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है जिसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है।
और उसमें लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो महंगाई को रोकने में या आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम नहीं कर सकी है। इसके साथ साथ अभी उनकी तवक्को ये है, क्योंकि देखें कैमला जो है वो एक खातून होने के साथ साथ बड़ी पढ़ी लिखी खातून है और मिडिल क्लास, आपने दुरुस्त इसका तजिया किया कि वो मिडिल क्लास से हैं और लोगों को ये तवक्को है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं शायद उनकी बात सुनने के लिए कोई शख्स आएगा, क्योंकि वो आजमा चुके हैं पहले ट्रंप को और वो एक बिलियनर है। उसकी जैसा कि उसकी स्पीचेस हैं फ्लॉरी किस्म की और फायरी किस्म की, और जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर और जिस तरह के वो ऐलानात करते हैं, उन्हें खुद याद नहीं होता कि सुबह क्या कहा है और शाम को उन्होंने क्या करना है या क्या कहना है। तो ये बड़ा फैक्टर है जिस पर शायद लोगों की तवज्जो ज़्यादा होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि जो मकामी और इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनके दरमियान फिर लोग तफरीक कैसे करेंगे। देखें, अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलती, ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि इजराइल के हवाले से जो पॉलिसी है वो चाहे डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो या इनकी ट्रंप की पार्टी की गवर्नमेंट हो, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि वो ओवरनाइट या कुछ आके ये कहें कि नहीं जी इजराइल ने गलत किया है। आपने देखा कि अभी नेतन्याहू जब आए थे अमेरिका के दौरे पे इस क्राइसिस के दौरान, तो कैमला उनसे मिली जरूर लेकिन चंद लम्हे के लिए कैमरे के सामने हाथ मिलाया। लेकिन नेतन्याहू की मुलाकात जो ट्रंप के साथ हुई, ट्रंप ने उनको अपने रिजॉर्ट पे बुला के वहां पे उनसे मुलाकात की, उनके साथ टाइम गुजारा और 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो ये बात इंडिकेट करती है कि जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट की चेंज नहीं होती हैं, उनको टाइम लगता है अगर उसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्स हो। इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम शायद इस बात को भी जरूर समझेंगे कि वो लोग जो कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स के तौर पे रह रहे हैं साल से, उनकी जिंदगियां जो हैं वो इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं। मैं आपको 2016 का एक वाकया सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगी उस्मा, कि मैं जब कवर करा था ये इलेक्शन 2016 के, तो ट्रंप के बारे में जब वो कह चुके थे कि वो इमिग्रेंट्स को निकाल बाहर करेंगे, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और जिस रात को मैं उस पार्टी में मौजूद था, डेमोक्रेट्स की जब शिकस्त हुई हिलरी को और ये पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट आया और मिशिगन का, तो उसके बाद लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने रिकॉर्ड भी किया उस वक्त कि वो रो रहे थे, लोग इमिग्रेंट्स जो थे वो रो रहे थे, स्टूडेंट्स रो रहे थे। के साथ भट्टी साहब, मादरत के साथ मैंने भी 2016 में हथकड़ियां देखी उनके हाथों में, वो जो इनके वहां की पुलिस एफबीआई सारे जी। उसके बाद आपको पता है नई फोर्स खड़ी कर दी थी, नई आईएस के नाम से एक नई फोर्स खड़ी कर दी थी उसने, आपने देखा होगा वो सारा सीन। और वो घरों में, हाँ जी, और वो घरों में जाके लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, घरों में जाके लोगों के दरवाजे नॉक करके, जो कि वायलेशन के इतनी बड़ी वायलेशन है अमेरिका के अंदर कि आप यहाँ पे तो किसी का स्टेटस नहीं पूछ सकते, इतनी आजादी है अमेरिका के अंदर, इतनी प्रोटेक्शन है। यहाँ पे लोगों को उठा के उन्होंने घरों से उठाया और उनको जाके जो है वो उनको जेलों में डाल दिया, उनके खिलाफ केसेस चलाए, डिपोटेशन की। इसी तरह वॉल खड़ी कर दी उसने पूरी मेक्सिको के साथ, बॉर्डर के साथ। हालांकि उनको पता है कि ये भी याद होगा कि उस वॉल के करीब कितने इमिग्रेंट्स जो थे अपने छोटे बच्चों को लेकर कई दिनों मैं कहता हूँ नहीं, केजेस, आपको मैं तो देख के आया था, वो केजेस बनाए गए छोटे छोटे, और इंसुलिन के वो जो फाइबर ग्लास होता है उसके, और ठंड में बेचारे बच्चे अलग और माएँ अलग, यानी इतना खौफनाक वो मंजर था कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने टॉलरेट किया, लोग खामोश रहे, छुपे रहे, कई लोग तो खौफ के मारे, रोजगार में कमी आई यहाँ पे। इसके अलावा आप देखें कि दूसरा मामला है एजुकेशन का। यहाँ पे नौजवानों के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी जैसे पाकिस्तान में तकरीबन 60% यूथ है, यहाँ पे भी 50-60% यूथ है इस वक्त, जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी है और उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो है। उनको पता है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और कैमला हैरिस क्या कह रही हैं, इस जमात ने क्या किया माजी में और इस जमात ने क्या किया माजी में, क्या क्लेम्स इस वक्त किए जा रहे हैं और दूसरी जमात क्या क्लेम कर रही है। लेकिन उनका डिसाइसिव वोट होगा। और इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, ग्रीन पार्टी के हवाले से भी फायजा ने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि वोट तकसीम जरूर होंगी, जीतना किसी ने नहीं है थर्ड पार्टी ने। यहाँ पे ये 2 पार्टी रूल है, यहाँ पे 2 पार्टीज के ही दरमियान मुकाबला है और उधर से फैसला होना है। लेकिन वो जो डिवीजन है वोट्स की और जिस तरह से वोट तकसीम होने के बाद नुकसान पहुंचाएंगे दोनों कैंडिडेट्स को, उसका फर्क बहुत बड़ा होगा इस दफा। और नौजवानों के साथ साथ खवातीन का वोट, ये मेजर फैक्टर्स हैं यहाँ पे, और खवातीन डेफिनेटली उस
तरफ जाएंगी, और ये हमें पता होना चाहिए कि घरदारी और अमूर खानादारी के हवाले से जब बेशक वो कितनी भी प्रोफेशनल हूँ, उस बात का उनको जहन में रहता है कि उन्हें वो शख्स पसंद आएगा, वो शख्स बेहतर लगेगा जो इस मुल्क के साथ साथ उनका ख्याल करे। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि फैक्टर है कि नौजवानों का और खवातीन के वोट जो है, और खासतौर पे स्विंग स्टेट्स के अंदर ये मैटर करेगा। और उसके बाद हम समझेंगे आज शाम तक, ये नहीं है कि फौरन रिजल्ट आ जाएंगे, ये भी मैं उसमें बता दूं, ये हमारे लोगों की अप्रोच जैसे हम सोचते हैं कि बस फौरन से नतीजे आ जाएं, और पाकिस्तान हम समझते हैं कि वोट कास्ट होने के फौरन बाद रिजल्ट निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको पता है कल रात जो आप खवातीन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर रिपब्लिकन के और डेमोक्रेटिक के दोनों जो कैंडिडेट थे वो आमने सामने थे, तो वहां पे खवातीन ने इस बात को हाईलाइट किया था कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के जब हम उज़मा यहाँ पे इशू ये भी आ रहा है कि जब एक खातून किसी बच्चे को पैदा करती है तो उसको उस तरह से प्रॉपर लीव नहीं दी जाती है, उसे अपनी एनुअल लीव उठानी पड़ती है, उसे अपनी बाकी लीव्स को उठा के उस लीव्स के साथ एडजस्ट करके करना पड़ता है, जबकि वो खातून ये चाहती है कि उसे उसकी प्रॉपर लीव मिलनी चाहिए, उसके कुछ बेसिक मैटरनिटी लीव तो हर मुल्क में होती है तकरीबन, सही कही आपने जी। यहाँ प्राइवेटली नहीं एडजस्ट किया जाता, ठीक है। जो खवातीन डिस्कस कर रही है, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा ना कि खातून इफेक्ट होती है तो पूरा सिस्टम इफेक्ट हो रहा होता है बेसिकली वोट, क्योंकि इस वक्त लोगों के अंदर इस दफा का जो इलेक्शन है वो भट्टी साहब भी एग्री करेंगे और सैफ साहब भी एग्री करेंगे, उसमें इस दफा के इलेक्शन के अंदर जो फैक्टर्स डिस्कस किए जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में हमने इन चीजों को नहीं देखा। लोग अब जो है वो बहुत सारी चीजों से फेड अप आ चुके हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी और टैक्स को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब रिपब्लिकन आते हैं वो टैक्स की भरमार कर देते हैं और इमिग्रेंट्स का जीना हराम कर देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा एग्रेसिव मूड की सियासत करते हैं। वो जब भी आते हैं, जब उन्होंने अपना ओथ उठाया था तब भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने व्हाइट अमेरिकन की बात की, उन्होंने इमिग्रेंट्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उसको साइड पे रख दिया, जबकि सैफ साहब ने बता दिया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं वो स्टेट में बेचारे अपना राइट भी प्रॉपरली लेने का हक नहीं रखते हैं, वो बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो सबसे सस्ती लेबर मिलती है। तो फायजा भी आप क्या देख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि जो शख्सियत परस्ती है वो बड़ा एक बुनियादी फैक्टर होता है, जब हम वोट करने के लिए चूज करते हैं तो हमारे लिए शख्सियत बड़ी अहम हो जाती है, लेकिन अमेरिका में ये क्या सिस्टम है, क्या शख्सियत परस्ती वहां पर भी है या लोग जो है वो पॉलिसी की तरफ ज्यादा टिल्ट रखते हैं? उसमें मैंने अभी तक जितनी भी डिबेट सुनी है जिसपे मतलब जब कैंडिडेट्स आते हैं वो अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जब वो मिलते हैं, या वो बिजनेस कम्युनिटी है, वो कोई भी कम्युनिटी है, जब उन लोगों से इंटरेक्शन रखते हैं, कैन यू बिलीव लोगों का सवाल ही सबसे पहले यहाँ पर ये है कि आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, आप हमें किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे, वो नहीं देखना चाहते। जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर सॉरी टू से बन चुका है कि किसी का रंग गलती से गोरा चिट्टा हो जाए तो हम समझते हैं कि बस ये दुनिया का सबसे बड़ा हाजी नमाजी इंसान है, वोट इसी का हो जाएगा। यानी अमेरिकन जो हैं वो बड़े पॉलिटिकली अवेयर हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। वो आपसे पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या लेके आ रहे हैं, आप हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं, अगर स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बन रही है तो आप हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी ये सवाल पूछ रही है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं, कि हम अपने बिजनेस ऑन करते हैं, उसके बावजूद जितना टैक्स हम पे करते हैं उसके बावजूद भी हमारे बहुत से राइट्स ऐसे हैं जिन्हें जिस तरह से हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी तक जितनी भी डिबेट सुनी है, डिफरेंट जगहों पर जाकर डिफरेंट कैंडिडेट्स को सुना है, हर पूछने वाले शख्स का पहला सवाल ही यही था कि आप हमारे लिए पॉलिसी में क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक, अगर ताजर कम्युनिटी के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसने अपने कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो बंदा प्रॉपर्टी से रिलेट है उसने प्रॉपर्टी से रिलेट पूछा है, जो खवातीन काम करने वाली हैं उन्होंने लिटरली ये पूछा कि यहाँ पे खवातीन के राइट्स के लिए आप क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। सर साहब अभी यहाँ पे शख्सियत को नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर लोग ये देख रहे हैं कि स्टेट उनको क्या रिलीफ दे रही है। ऑल राइट सैफ साहब, इस दफ़ा एक और बड़ा एक डिफरेंट सा फैक्टर भी सामने आ रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है उनका ताल्लुक बिजनेस क्लास से है, एलीट से ताल्लुक है उनका, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो फंडिंग हुई है वो कमला को हुई है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक है उनको फंडिंग ज़्यादा हुई है, और जो बिलियनियर्स लोग हैं उनका जो टिल्ट है वो भी जो है वो डेमोक्रेटिक की तरफ नजर आ रहा है। क्या ये बड़ा एक फैक्टर हो सकता है कमला की जीत में? मेरा ख्याल है हो सकता है, क्योंकि माजी में आपको पता है कि बहुत बड़े ऑयल टाइकून वहाँ पे प्रेसिडेंसी में रहे हैं, और इस तरह वहाँ पे देखो मनी फैक्टर तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैटर करता है। लेकिन ये है कि यहाँ हमारे मुल्क में शायद मनी फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन अमेरिका का यही तो एक मैच्योरिटी है उसके सिस्टम की, उसके इलेक्टोरेट की,
उनके लोगों की, कि जब वो अपने, जैसे अभी बात फायदा ने कही या भट्टी साहब ने कही, कि वो अपने राइट्स की अपनी बात करते हैं, असर्ट करते हैं, तो वहाँ पे मनी फैक्टर जो है ना वो फिर तकरीबन नलीफाई हो जाता है या न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर वोटर फैसला कर ले कि जनाब ये बंदा हमारे लिए बेहतरीन कैंडिडेट साबित होगा और ये एडवाइस लेके भी अगर काम करेगा, वैसे क्योंकि मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा था, मेरे बाकी कुलीग शायद उससे एग्री करें, वो ये है कि अमेरिका को थिंक टैंक्स, अमेरिका को पेंटागन, अमेरिका को एक मल्टी लेयर सिस्टम चलाता है। यानी कि ये कह लें ये भी बड़ी कमाल खूबसूरती है। जैसे चाइना का अपना एक मॉडल है कि हम जब चाइना जाते हैं तो उनसे भी जब बात करते हैं, भट्टी साहब भी एक दफ़ा मेरे साथ थे, तो वो कहते हैं जी हमारा जो सिस्टम है दुनिया में सबसे अजीब है, यानी हम डेमोक्रेटिक भी हैं लेकिन हम साथ साथ ऑटोक्रेटिक भी हैं। यानी कि वो हम वो से कह देते हैं कि हमारे विद द चाइनीज करैक्टरिस्टिक्स, यानी अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड भी उन्हें प्रॉपर नहीं ऑन करती, यानी कैपिटलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, लोगों को यानी इकोनॉमी भी उनकी जाती इंडिविजुअल और कलेक्टिव इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो इसलिए अमेरिका का भी जो अपना एक सिस्टम है इतना मेच्योर हो गया, इवॉल्व हो गई कि वहाँ पे जो लोग हैं वो तरह की डाइवर्सिटी के अंदर भी, अब ये डिपेंड करता है ना कि वहां पर क्या सिस्टम किस तरह से करके चलता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत देर से जाके कोई चीजें उनकी रिवर्सल पे जाएंगी। अभी रिवर्सल वाली कोई चीज नहीं है, जो पैटर्न चल रहे हैं मोर और लेस वही चलेंगे। लेकिन जहां तक कि वाकई ये बात है, जैसे अभी भट्टी साहब ने भी बात की कि इसराइल हो, पैलेस्टाइन हो, कश्मीर हो, इस पे कभी भी पॉलिसी उनकी तकरीबन एक ही जैसी होगी। पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस इतने ज्यादा हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में। तो आपको पता है कि किस तरह नेतन्याहू को स्टैंडिंग ओवेशन मिली जब वो वहां पे आए कांग्रेस में। तो वो किसका दौर था? अगर ट्रंप का होगा दौर तो वो क्या होगा? तो ट्रंप जो है वो भी चूंकि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी वो शी जिनपिंग को अपना दोस्त कह रहे होते हैं, कभी प्यूटन से मुतासर होते हैं। तो लेकिन वो साथ कह भी देते हैं कि जी अगर वो भी इतने ही डेमोक्रेट हैं, वो वन मैन शो को यकीन रखते हैं, वो भी बड़ा खुश होते हैं वो। लेकिन वन मैन शो अमेरिका में भी चलेगा नहीं। चाहूंगी आप काइंडली पाकिस्तान में देखने वाले नाज़रीन को ये बता दीजिए कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो उसके जीतने से इमरान खान की रिहाई बिल्कुल भी नहीं साथ उसके रिलेट होगी। उसका कोई तो लोग तस्वीर कर रहे हैं कि जी वो आ जाए। ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है। इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं कि देखें, अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं ये कोई मजाक नहीं है और न ही किसी और मुल्क की खातिर या उनके सियासत को देख के लड़े जा रहे हैं या उनके बारे में सोच के लड़े जा रहे हैं या उनके बारे में सोचा जा रहा है। इवन पाकिस्तान, माजरत के साथ मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी, लेकिन कहीं जिक्र तक नहीं है इस बात का। और जहाँ तक हम वोट, यहाँ के लोग फोकस कर रहे हैं अपने लिए कि अमेरिका के लिए क्या बेहतरी हो सकती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें पाकिस्तान में कौन जेल में है, किसको बाहर निकालना है। सॉरी टू से सोशल मीडिया का इतना मिसयूज किया जा रहा है उस्मा कि लोगों को ये परसेप्शंस दी जा रही हैं कि बस जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे अडयाला जेल का दरवाजा खुल जाएगा। राइट। अच्छा भट्टी साहब जी, जो एक आप जो जवाब देना चाह रहे हैं मैं चाहूंगी कि आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन एक मेरा सवाल भी सामने रख लें कि जो स्विंग स्टेट्स का हम जिक्र करते हैं उसमें से जो पर्टिकुलरली जो पेंसिल्वेनिया की स्टेट है वो ईस्ट में है, तो पोलिंग वहाँ पे चूंकि अर्ली शुरू हो जाती है और फिर नताइज भी पहले आ जाएंगे, तो क्या उनके नताइज चूंकि पहले आ जाएंगे तो क्या उनके नताइज कुछ इंडिकेट करेंगे इस तरफ के किसकी जीत हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूं। मेरे पास ताज़ा तरीन जो इसका दादोशुमार आए हैं इस वक्त भी बाकायदा तौर पे अभी तक जो अर्ली वोटिंग और उससे पहले जो यहाँ पे डाक के जरिए वोटिंग हुई है उसको पूरे को और अर्ली वोटिंग सिस्टम कहते हैं। तो दो तरह से होता है, एक अर्ली वोटिंग सिस्टम है, फिर उसके बाद आज का दिन है 5 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं। आप ये देखें कि जो अब तक रिजल्ट आए उसमें अभी भी कैमला हैरिस 1-1.5 पॉइंट ऊपर है, 49.7 पे हैं, जबकि ट्रंप जो है वो 48 पे हैं। तो ये डिफरेंस तो है। दूसरा जो कि 7 स्टेट्स हैं उसके अंदर जो सबसे इस वक्त फोकस्ड हैं, जैसे माजी में भी रहा है, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन में इस वक्त कैमला हैरिस आगे निकल गई हैं जो ताज़ा तरीन आदादोशुमार है, और इसी तरह से मिशिगन में भी वो 1 पॉइंट ऊपर चली गई हैं। पेंसिल्वेनिया में इस वक्त टाई है, दोनों 49 पे लॉक हुआ है। फिर इसी तरह से जो जी मैं आपको बताऊं कि ये जो बाकी स्टेट्स हैं उनके अंदर भी हालात ऐसे हैं, लेकिन
ये जो सिक्योरिटी का फैक्टर ये पहली दफा हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड जी है ये। बिल्कुल। और मियां साहब को भी पता है, वो भी खुद भी इलेक्शन यहाँ कवर करते रहे, मैं भी 3-4 इलेक्शन यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। तो ये अंदाजा होता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं आपको एक पुराना वाकया सुना देता हूँ कि बाराक हुसैन ओबामा इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके मुकाबिल जॉन मैकेन थे, जो सेनेटर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत आया जी करते थे, पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे हमारी, उनकी मुलाकातें इस्लामाबाद में होती थी। जी जी। उनका जलसा हो रहा था जॉन मैकेन का, और वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे, और वहां पे एक इसी तरह का, जो कि ट्रम्प का जैसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वहां पे वो एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। तो जब उसने ये तकरार की अपना बाराक ओबामा के बारे में, तो ये होल्ड ऑन पे करके अपनी स्पीच को वहां पे जॉन मैकेन ने कहा कि खबरदार, आप बेशक जो मर्जी कहें, सियासी बातें करें, इल्जामात लगाएं, लेकिन वो एक मुहब्ब वतन अमेरिकन है और वो गद्दार नहीं है। आप उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू मत करें। वो मेरा अपोनेंट जरूर है, लेकिन आप ये बात करने का मजाज नहीं। ये देखिए, सियासत के अंदर रख रखाव और तमद्दन और ये सारी चीजें जो डेमोक्रेसी की बुनियादी खूबसूरती होती हैं, ये चीजें हमने अमेरिका में देखी हैं और यहाँ पे होती नहीं है, अभी तक होती। लेकिन एक फैक्टर आया है बीच में, जैसे पाकिस्तान में भी एक फैक्टर आया हुआ है। ये फैक्टर ने, जो ट्रम्प फैक्टर है, उसने पूरी सिचुएशन को, पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। आप देखें कि कैपिटल हिल पे हमले का कोई सोच सकता था मियां साहब? किसी ने ये तस्वुर किया था कि अमेरिका के डेमोक्रेटिक चेहरे के ऊपर कालक कोई मल देगा? वो तो हमें आपने ओलंपस हैज फॉलन मूवी याद करा दी आपने। आप, हाँ, याद आया आपको वो? और साथ में आप देखें कि अफ्रीका के एक न्यूज़पेपर ने लिखा था, तस्वीर लगा के, जिसमें कैपिटल हिल के ऊपर चढ़े हुए हैं, मुंह पे मास्क लगा के और झंडे पकड़ के, इज दिस अ बनाना रिपब्लिक? अब आप सोचें कि अमेरिका के बारे में कोई ये बात नहीं कहता था कभी, ये सोच ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसा हाल हो गया है अभी इस वक्त कि ट्रम्प जिस तरह की सख्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मैंने उनकी स्पीचेस सुनी है, सिवाय इल्जामात के उन्होंने कोई बात नहीं की। कहीं उन्होंने कोई एक आध फैक्टर की बात की, इकोनॉमी के हवाले से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कैमला की खातून होने के बावजूद बहुत ज्यादा बदतमीजी वाली बात की। इसकी इवन जवाब भी नहीं दिया। यहाँ पे हमें ये देना चाहिए ना कि सिस्टम की ये खूबसूरती है कि ये पाकिस्तान को जितना क्रिटिसाइज किया जाता रहा है या प्रॉक्सी वॉर हमें उसमें इन्वॉल्व किया जाता रहा है, तो ये पाकिस्तान की खूबसूरती थी ना कि यहाँ पे हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अमेरिका की स्टेट, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर आज भी खवातीन को एक बकायदा, जिसे कहते हैं ना, एरोगेंट रवैये का सामना करना पड़ता है, उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस नहीं है सिस्टम में उस तरह से। और ये भी ये दुनिया भर में जिस तरह से ट्रम्प अपनी इंतखाबी मुहिम कर रहे थे, तो जब उन पे अटैक किया गया, ये भी बड़ा इसमें बड़ा काउंटर फैक्टर रहा है। जी देखें, पूरी दुनिया में, मैंने शुरू में बात अब इसी से शुरू की थी कि खवातीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ अपना फ़ाल किरदार अदा करती हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामाबाद में पढ़ाता रहा हूँ और फीमेल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे वेमेन यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस्लामिक इंटरनेशनल का वेमेन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर तो मुझे ये लगता था कि जैसे मैं खुद उनका हिस्सा बन गया। मतलब आप ये देखें कि ये इतनी प्रिविलेज्ड सोसाइटी है पाकिस्तान की, आप कह लें या पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान की तारीख ये जो हाँ जी, और आप जिक्र कर रहे हैं। आप देखें कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिस्ट्री आप देख लें कि किस तरह से उन्होंने बड़े मर्दाना वार, हम ये लफ्ज नहीं करना चाहिए वैसे, जनाना वार उन्होंने जो है ना स्ट्रगल की। इसी तरह यहाँ पे भी पहली दफा है, जब कवर कर रहा था 2016 के इलेक्शन में, मियां साहब आप भी थे, तो उस वक्त हिलरी के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि अमेरिकन शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक खातून की हैसियत से उनको प्रेसिडेंसी नहीं मिल सकेगी। और लेकिन ये तवज्जो थी लोगों की इस बात पे कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, और बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था, उसको मुकाबला रहा था। लेकिन इसके बावजूद फायजा और भट्टी साहब, फायजा आपसे पहले कि ये जो ब्लैंक्स इस वक्त काफी हद तक वोट कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो रिपब्लिकन को फायदा देंगे, क्या ये थर्ड पार्टी को भी फायदा दे सकते हैं? मैंने आपको बताया ना उज़मा कि इस वक्त भट्टी साहब यहाँ पे मौजूद है, वो भी ग्राउंड पे कुछ चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पर जो मतलब मैंने जब कुछ लोगों से बातचीत की, इंटरेक्शन किया, आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसी भी है जो ये कह रही है ना हम रिपब्लिकन की तरफ जाना चाहते हैं ना हम डेमोक्रेटिक की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक, हमने दोनों को देख लिया है। हम ग्रीन पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ। ग्रीन पार्टी अगर वो उसने जीतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका पॉइंट भी आपके इलेक्शन को डैमेज कर जाएगी। सैफ साहब क्या कह रहे हैं? सॉरी आप।
मैं क्या ये नहीं कह रही है कि हम पीटीआई की तरफ जाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैंने टच इधर हो जाए इसमें। वो ये ना कह दे कि हम PTI touch। 47 45 के भट्टी साहब और सैफ साहब ये शुक्र मनाइए कि अभी तक अमेरिका में ये नहीं पता चल सका कि फॉर्म 47 पे भी हुकूमत बनती है, फॉर्म 45 वाले भी होते हैं। अमेरिका में पता होगा, अमेरिका में जो पाकिस्तानी है उनको बड़ा खूब अच्छा। पता होगा। अच्छा, ये आपने जो सवाल किया है, जी भट्टी साहब, हाँ, ये जो मादत के साथ ये जो सवाल आपने किया ना कि यहाँ पर जो ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी है या मुस्लिम्स हैं, ब्लैंक्स की बात कर रही हूँ मैं, जो जो पार्टी पहले छोड़ चुके थे, जिनकी एफिलिएशन थी पार्टी के साथ, हाँ, लेकिन वो नहीं, पार्टीज ब्लैंक्स की के बात साथ करें। जो है अच्छा, वो हाँ, उन्होंने जिनकी कोई एफिलिएशन affiliation खत्म कर दी नहीं। थी। अभी तो वो दोबारा वोट कर रहे हैं। जी वोट कर रहे हैं, उसकी भी एक फंडामेंटल रीजन है, वो ये है कि जो सियासत के अंदर तनाव आया है और ये जो हम रिएक्शनरी सियासत देखते हैं, उसकी वजह से उनको ये मौका मिल रहा है कि इस वक्त दो हाइट्स हैं। एक तो है कि जो कि खातून वाली साइड, फिर बार बार हम उसका बार बार इसलिए अच्छा समझ के भी जिक्र कर रहे हैं कि एक ठहराव है उनकी तबीयत के अंदर, और बेशक से बाइडन के ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, बाइडन ने बहुत सारे वादे किए थे, चाहे वो इमिग्रेंट्स के हवाले से हों, चाहे वो मईशत के हवाले से हों, चाहे वो ये इंटरनेशनल अफेयर्स जिनके हम पहले बात कर चुके हैं कि वो गजा की जंग के हवाले से हो कि जंगबंदी नहीं करा सके हैं। ये तमाम फैक्टर होने के बावजूद जो ब्लैंक्स हैं उनके लिए शायद ये इस वक्त मौका हो सकता है कि वो उन फैक्टर्स को सामने रखें कि रिएक्शनरी सियासत या सियासत को खराब कौन कर रहा है, या सियासत के अंदर जो है वो एक तनाव की कैफियत कौन लेके आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सारा कुछ अच्छा हो या सारा कुछ बुरा हो, बुराई के अंदर अच्छाई भी निकल सकती है और अच्छाई में भी बुराई पैदा हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि डिटेल में बातें करने को बहुत सी हैं, लेकिन वक्त कम है। सैफ साहब, एक तो ये कि पार्टीज चूंकि वहां पर दो ही हैं, तो जो इंडिविजुअल फैक्टर है कि कौन आता है, क्योंकि अभी भी आप देखें तो वो डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट थी और ये नायब सदर थी कमला हैरिस, ठीक है, लेकिन अगर ये सदर बन जाती हैं तो क्या वो इंडिविजुअल उनकी पॉलिसी कुछ असरअंदाज हो सकती है? उसका एक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ा बहुत तो खैर वो उसकी एक गाइडिंग फैक्टर तो होता है। ठीक, मिसाल के तौर पे एक सदर है, एक अमेरिका का सदर है, एक पार्टी का हेड है, वो अपनी लाइन तो दे सकता है, लेकिन यही तो वहां के कमाल है कि वहाँ मशावरत का निज़ाम है जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं। राइट। और मशावरत ये नहीं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मशावरत भी है, इनपुट है तमाम अदारों, जैसे मैं कह रहा हूँ थिंक टैंक्स ऑल दैट, तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा इवॉल्व की जाती हैं चीज़ें। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात और उस वक्त तक हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ चुके होंगे और एक डिसाइसिव मोड भी लिया जा चुका होगा, फिर उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।